नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में झारखंड की 43 सीटों पर 13 नवंबर को विधानसभा चुनाव होना है और मतदान होना है। वहीं 20 नवंबर को राज्य में दूसरे चरण में मतदान होगा। वहीं नतीजों का ऐलान 23 नवंबर को किया जाएगा। आपको आज हम 43 विधानसभा किस किस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं इसकी भी हम बात करेंगे। देखिए, पहले चरण में झारखंड की 43 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 13 नवंबर को झारखंड में सत्ता का रण शुरू हो जाएगा। इसको लेकर राजनीति की बिसात बिछ गई है। एक एक सीट पर दलों और प्रत्याशियों के सामने चुनौती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, बीजेपी, कांग्रेस, आजसू सहित कई दल आमने सामने हैं। पहले चरण में कई दिग्गजों की भी परीक्षा होनी है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और सरकार में शामिल कई मंत्रियों के भाग्य का फैसला होना है। ऐसे लगभग 1 दर्जन सीट है जिस पर सबकी नज़र है। यही बता दें कि 43 सीट झारखंड में सत्ता की तस्वीर और दलों की तकदीर तय करेगी। अगर बात करें 43 सीटों की तो रांची में है रांची, हटिया, कांके, मांडर, तमाड़, खूंटी, तोरपा, गढ़वा, भवनाथपुर, डाल्टनगंज में 13 नवंबर को मतदान है। पांकी, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, लातेहार, मनिका, लोहरदगा, गुमला, बिशुनपुर, सीसई, सिमडेगा, कोलेबैरा, चतरा, सिमरिया, सरायकेला में 13 नवंबर को विधानसभा चुनाव है और इसको लेकर पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। आपको बता दें, हजारीबाग में 13 नवंबर को बड़कागांव, बरही, कोडरमा, बरकट्टा, जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी, पोटका, जुगसलाई, घाटशिला, बहरागोड़ा, ईचागढ़, चाईबासा, जगन्नाथपुर, मझगांव, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, खरसावा में चुनाव होने हैं। 43 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर मुकाबला कर, एक तरह से कहा जाए मुकाबला होना है और इस मुकाबले में कौन जीतता है ये देखने वाली बात होगी। 43 सीटों की हम लगातार बात कर रहे हैं और अगर चुनाव प्रचार की बात करें तो पूरा दमखम चुनाव प्रचार में भी लगाया गया। अब पूरी तरह से चुनाव आयोग पूरी तरह से एक्शन में है, पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। मतदान केंद्रों में 43 विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव होंगे और इसमें प्रशासन की ओर से भी पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। किसी भी प्रकार से मतदान केंद्रों में दिक्कत न हो, बुजुर्गों के लिए भी खास व्यवस्थाएं की गई हैं। मॉडल बूथ भी बनाए गए हैं और तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा की तमाम व्यवस्थाएं हैं। हमारे साथ संवाददाता संजय जुड़ चुके हैं। संजय, अगर 43 विधानसभा सीट की बात करें, यहाँ पर चुनाव होने हैं और मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू होगा और इसके लिए काफ़ी तैयारियां चुनाव आयोग ने कर रखी है और प्रशासन की ओर से भी हुआ है। किस तरह से आप देख रहे हैं कि 43 विधानसभा क्षेत्र में किसके बीच कांटे की टक्कर है और कितने प्रत्याशी हैं और कितनी संख्या है? सारे को अगर कहा जाए, इस चर्चा ज़रूरी है यहाँ पर कि किन किन के बीच ये फाइट अहम है। अगर सरायकेला की बात करें तो यहाँ पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। जी संजय। जी संजय, आवाज। हाँ। हम्म। 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 जी अनिल जी, आपको बता दूं कि देखिए, कल 43 सीटों का फैसला कल मतदान के माध्यम से झारखंड के मतदाता करेंगे। आपको बता दूं कि झारखंड के तकरीबन 1,37,37,00,000 मतदाता कल पहले चरण की जो वोटिंग है उसमें मतदाता फैसला करेंगे। तकरीबन पहले चरण में 683 उम्मीदवार मैदान में है, चुनावी मैदान में। उसमें कुछ आंकड़ा आपको बता दूं कि इस बार जो चुनाव होने को है
43 सीटों में आपको बता दूं जिस प्रकार से झारखंड में चुनाव होने जा रही है, इस पहली चरण के चुनाव में 53 पार्टी के माध्यम से, 53 पार्टी है जिसके माध्यम से, अलग अलग पार्टी है, कई मैक्सिमम छोटी पार्टी है और इसमें कई बड़ी राजनीतिक पार्टी है, जिसमें 53 पार्टी के माध्यम से हैं। और 53 पार्टी के माध्यम से जो प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में वो 349 प्रत्याशी मैदान में, वहीं 334 निर्दलीय उम्मीदवार इस चुनाव में उतरे हुए हैं। आपको बता दूं कि इस 43 सीटों का लेखा जोखा कुछ इस प्रकार से है। बीजेपी के 36 उम्मीदवार झारखंड में हैं। झारखंड में इस बार पहले चरण के चुनाव में बीजेपी की ओर से 36 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हों। वहीं जेएमएम के 23 यानी कि 23 उम्मीदवार जेएमएम के प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में अपना किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के 17 उम्मीदवार, आरजेडी से 5 उम्मीदवार, जदयू के 2 उम्मीदवार, आजसू के 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। जेलकेम पार्टी के सबसे ज़्यादा यानी कि बीजेपी के 36 है तो वहीं जेलकेम पार्टी के पहले चरण में 35 उम्मीदवार हैं जो चुनावी मैदान में अपना किस्मत तय कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि चुनाव आयोग झारखंड में पहले चरण के सफलतापूर्वक संपन्न चुनाव कराने के लिए 15,344 बूथ का निर्माण किया है, जहां पे सेंटर बनाया है, जहां पे 1,37,00,000 मतदाता शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करेंगे। इसके लिए पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन हो गए या फिर चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं। आपको बता दूं कि इस बार मतदान कर्मी यानी कि जिस मतदान कर्मी जिस गाड़ी में बैठेंगे वो गाड़ी पूरी तरह से जीपीएस से लैस होगी और साथ ही जिस गाड़ी के माध्यम से ईवीएम मशीन ले जाया जाएगा गंतव्य स्थान तक यानी कि वोटिंग केंद्र तक, और वहां से जब मतदान संपन्न होने के बाद यानी कि शाम में लौट करके यानी कि स्ट्रांग रूम तक जिलावार लाया जाएगा। वहां पे आपको बता दूं कि उस सभी गाड़ियों में, चाहे जिस गाड़ी में सुरक्षा कर्मी रहेंगे या फिर मतदान कर्मी रहेंगे या फिर ईवीएम मशीन रहेगा, वो गाड़ी इस बार जीपीएस से पूरी तरह से लैस कर दिया गया है, ताकि कई बार अमूमन खबरें सामने आती है कि जीपीएस ना रहने की वजह से यानी कि ईवीएम मशीन जिला से हट करके कई बार होता है कि वो अलग जगह में ईवीएम मशीन फेंकाया हुआ है, पता चलता है कि चुनाव संपन्न होने के बाद बरामद की जा रही है। तो इस तरह की घटनाओं को पूरी तरह से रोकने के लिए चुनाव आयोग इस बार कमर कस चुकी है और नहीं चाहते कि किसी प्रकार की इस बार लापरवाही सामने आए। इस बार जीपीएस युक्त गाड़ियों का प्रयोग किया जाएगा। आपको झारखंड में कुछ ऐसी सीटों का भी आपको मैं जिक्र करना चाहूंगा जहां पर लगातार एक राष्ट्रीय पार्टी है यानी बीजेपी के लगातार उम्मीदवार, भले चेहरे कोई भी रहे यानी उम्मीदवार कोई भी रहे, लेकिन लगातार एक तरफा अगर कहा जाए तो जीत हासिल करते आ रही है बीजेपी। झारखंड के 81 विधानसभा में इस बार 43 सीटों में पहले चरण में चुनाव होने जा रही है। पहले चरण की अगर बात करूं तो 3 सीटों पर यानी कि बीजेपी की झारखंड यानी रांची से सटे हुए 3 सीट है। आपको बता दूं रांची सीट है जहां पे लगातार 2005 से 2019 तक सीपी सिंह विधायक बनते आ रहे हैं। वहीं कांके की बात करें तो 2005 से लेकर 2019 तक बीजेपी एक तरफा उम्मीदवार, भले कभी जीतू चरण राम आ जाए, कभी समरी लाल आ जाए, कभी कोई और आ जाए, लेकिन बीजेपी अपने पार्टी के चुनाव चिन्ह के दम पर चुनाव जीत हासिल करते आ रही है। वहीं खूंटी से 2005 से अगर देखा जाए चुनावी आंकड़े पे तो 2005 से लगातार 2019 तक नीलकंठ सिंह मुंडा वहां से लगातार देखिए संजय चंपई सोरेन की बात कर रहे हैं तो देखिए सरायकेला की सीट पर जिस तरह से मुकाबला हो रहा है, ये मुकाबला ठीक 2019 में भी हुआ है, लेकिन इसके ठीक उलट समीकरण था। यहाँ पर बीजेपी से गणेश महली खड़े थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा से चंपई सोरेन खड़े थे। अब 2024 में ठीक उल्टा
ये नज़ारा दिख रहा है, जहां बीजेपी से चंपई सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा से गणेश महली, यहाँ पर सभी की निगाहें यहाँ पर ज़रूर है, सरायकेला की में निगाहें ज़रूर है, क्योंकि बीजेपी अगर चंपई सोरेन को अपनी पार्टी में शामिल की है तो देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर बहुत ही कड़ा और बहुत ही दिलचस्प मुकाबला नज़र आएगा सरायकेला में। जी संजय। हम्म 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 जी जी अनिल जी, आपने सही सटीक विश्लेषण किया है कि इस बार एकदम बिल्कुल कड़ा मुकाबला होगा। आपको बता दूं कि एक महीना पहले जिस प्रकार से झारखंड की राजनीति में पिछले लंबे समय से एक आ रहे थे कि तीन विधानसभा की बात करें, रांची, कांके, खूंटी, उसी तरह से सरायकेला एक ऐसा जेएमएम का सीट था जहां से लगातार जेएमएम को एक तरफा चुनाव जीतने का उनके पास भी रिकॉर्ड था। अब लेकिन वो रिकॉर्ड इस बार कांटों की टक्कर में बदलते हुए नजर आ रही है। चूंकि चंपई सोरेन जेएमएम छोड़ करके जब से बीजेपी में आए हैं तो बीजेपी में टिकट ना मिलता देख गणेश महली, जो बीजेपी के टिकट के माध्यम से पिछले बार चुनावी मैदान में थे, वो दूसरे पोजीशन में थे और चंपई सोरेन जेएमएम के टिकट से जीत करके विधानसभा पहुंचे थे। और विधानसभा पहुंचने के बाद आपने देखा कि वो मंत्री भी रहे और मंत्री के बाद में जब जेल गए हेमंत सोरेन तो उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाकर गए थे। तो इस बार चंपई सोरेन बीजेपी के टिकट से हैं और वहीं गणेश महली झामुमो ज्वाइन कर लिए हैं, झामुमो ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। तो इस बार कोल्हान टाइगर कहे जाने वाले, जिनके पास में 4 बार विधायक बनने का खिताब हासिल था चंपई सोरेन को, तो इस बार उन्हें भी चुनावी मैदान में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, थोड़ा सा ज़्यादा पसीना बहाने की जरूरत पड़ सकती है। इस बार 23 नवंबर को इस बात का खुलासा हो जाएगा कि कोल्हान टाइगर क्या लगातार अपना जीत जिस प्रकार से बरकरार रखे थे वो इस बार भी कामयाब हो पाते हैं। चाल चले हैं हेमंत बाबू सजीती और भूषण बाड़ा कांग्रेस से वर्तमान में जो विधायक हैं, वहाँ सिमडेगा में किस तरह की तस्वीरें वहाँ पर आप देख रहे हैं, क्योंकि सिमडेगा भी आप उस क्षेत्र में भ्रमण किए हैं, क्या लगता है और किस तरह से वहाँ पर कांटे की टक्कर होगी? जी बता दूं कि पिछले 2 चुनाव की बात करें तो वहां पर कांग्रेस और बीजेपी ही चुनाव लंबे समय से जीतते आ रही सिमडेगा विधानसभा से। लेकिन हालांकि सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहां पर आदिवासी मतदाता ही निर्णायक भूमिका निभाते आ रहे हैं। अगर नील तिर्की की बात करें, जो स्वर्गीय अभी नील तिर्की हैं, हालांकि उनके बेटे भी टिकट के रेस में आगे चल रहे थे, लेकिन भूषण वाला जो कांग्रेस के उम्मीदवार भी हैं और मौजूदा समय में विधायक भी हैं, तो कांग्रेस की वहां पे मजबूत एक पैठ बनी हुई है। हालांकि बीजेपी के कई बड़े नेता सिमडेगा का दौरा कर रहे हैं, सिमडेगा के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर वो पदयात्रा कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, लोगों यानी कि जनता जनार्दन से सीधे जुड़ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार क्या चलेगा। चूंकि हर पार्टी चाह रही कि इस बार सिमडेगा में बदलाव हो। जिस प्रकार से भूषण बाड़ा ताल ठोक रहे हैं, वहीं आपको बता दूं कि एनओसे का पूर्व मंत्री रह चुके हैं, एनओसे का जिनका चुनाव चिन्ह है नगाड़ा, फूल टोकरी, माफ कीजिएगा, फूल टोकरी है, और वो झारखंड पार्टी के माध्यम से इस बार पूर्व मंत्री एनओसे का वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी बेटी आयरिन एक्का सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र से चुनावी ताल ठोक रही है। आपको बता दूं कि हालांकि 2000 इससे पहले
कोलीबिरा विधानसभा उपचुनाव में आयरीन एक्का चुनावी मैदान में उतर चुकी थी, लेकिन हालांकि उन्हें जनता जनार्दन ने नकार दिया, वो चुनाव हार गई थी। इस बार कोलीबिरा विधानसभा में भी कांग्रेस, बीजेपी और झापा के प्रत्याशियों के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला होने को है। एक तरफ एनोस-एक्का पूर्व मंत्री एनोस-एक्का के बेटे विभव संदेश एक्का चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार जो वर्तमान समय में विधायक भी हैं, नमन विकसल कोंगाड़ी, जो 2019 में विधायक बने हैं, वहीं बीजेपी के उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में। हालांकि दोनों ही विधानसभा क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है। चूंकि बीजेपी से सीधे जुड़ नहीं पाते, चूंकि जिस प्रकार से विचारधारा बीजेपी की अलग है, कांग्रेस की विचारधारा अलग है, तो आदिवासी चर्चा होती है खूंटी की भी। अगर 2000 नीलकंठ सिंह मुंडा बीजेपी से अगर हैं तो वहाँ पर जेएमएम के उम्मीदवार सीधे सीधे राम सूर्य मुंडा को प्रत्याशी जेएमएम ने बनाया है और वहाँ भी कांटे की टक्कर नज़र आ रही है। खूंटी भी एक तरह से कहा जाए कि हॉट सीट हमेशा से रहा है। हम्म। अनिल जी आपको बता दो, देखो खूंटी विधानसभा क्षेत्र, वहाँ पे आपको बता दो कि लगातार पिछले 4 बार से विधायक बनते आ रहे हैं नीलकंठ सिंह मुंडा। 2005 से अगर आंकड़ा उठाकर देखा जाए तो खूंटी विधानसभा क्षेत्र में या फिर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे लगातार उस सीट से कड़िया मुंडा सांसद बनते आ रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं खूंटी में बीजेपी का अपना गढ़ है। हालांकि इस बार 2019 के लोकसभा चुनाव में केंद्रीय कृषि मंत्री और पूर्व पहले आदिवासी मंत्री भी रह चुके हैं अर्जुन मुंडा को इस बार चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इस बार वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार लोकसभा में चुनाव में जीत करके संसद पहुंचे हैं। तो इस बार हो सकता है कि पुनः एक बार, क्योंकि जिस प्रकार से जिन्हें उम्मीदवार बनाया है जेएमएम ने खूंटी लोकसभा से, जब हमने लोगों से बातचीत किया और क्षेत्र में जाके भ्रमण किया तो वहां पे जेएमएम की थोड़ा पकड़ कमजोर नजर आ रही। जेएमएम के उम्मीदवार को वहां पर ज्यादा थोड़ी पसीना बहाने की जरूरत पड़ते हुए नजर आ रही, क्योंकि जनता जनार्दन सीधे बीजेपी के पक्ष में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि लोकसभा में बदलाव हुआ है, कालीचरण मुंडा वहां के सांसद है खूंटी लोकसभा से। चूंकि खूंटी लोकसभा की बात करें, हो सकता है चुनाव में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जनता जनार्दन ही असली मालिक होते हैं वोट के वक्त में। चूंकि अभी इस बार 43 सीटों में चुनाव होने जा रही है, पहली चरण की मतदान में, पहली चरण की वोट में, और इस पहली चरण के चुनाव में पहले और जहाँ तक वो मिथिलेश ठाकुर ये दावा करते हैं कि यहाँ पर जो गढ़वा में जिस तरह से परेशानियाँ थी, जो हमने सुलभ करवाया है, जल लोगों को पहुँचाया है घर घर और काफ़ी विकास के काम किए हैं, तो वहीं सत्येंद्र नाथ तिवारी उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया है। तो वहाँ पर भी टक्कर ज़रूर है, वहाँ पर कांटे की टक्कर तो है ही, क्योंकि अगर दावे कर रहे हैं, दावे अगर किया जा रहा है मिथिलेश ठाकुर के द्वारा जो जेएमएम के प्रत्याशी हैं, तो निश्चित तौर पे सत्येंद्र नाथ तिवारी भी उनका मुकाबले के लिए तैयार है। जी आपने सही कहा कि वहां पर इस बार गढ़वा विधानसभा की बात करें, इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। पूर्व मंत्री सपा के टिकट से जब से चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ने का ऐलान किया है, उस वक्त से मंत्री मिथिलेश ठाकुर के लिए काफी चुनौती नजर आ रहा है। अपना उम्मीदवार उतारा है, तो इस बार बीजेपी, सपा और जेएमएम के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला
रहा है और मिथिलेश ठाकुर के लिए इस बार कांटे की मुकाबला होगी। तो दर्शकों को जी दर्शकों को ये बता दें कि रांची में बीजेपी की 7वीं बार, अगर रांची की बात करें तो बीजेपी के 7वीं बार सीपी सिंह मैदान में हैं, तो वहीं महुआ मांझी उन्हें चुनौती देते हुए नजर आ रही हैं। हटिया की बात करें, नवीन जायसवाल को अजय नाथ साहदेव जो कांग्रेस से प्रत्याशी है वो चुनौती देते नजर आ रहे हैं। कांके की बात करें तो पिछले 4 चुनावों से लगातार बीजेपी को जीत मिल रही है और उसके बाद वहां पर भी टक्कर है। वहीं बीजेपी के जीतू चरण राम को चुनौती देंगे कांग्रेस के सुरेश कुमार बैठा। अगर मांडर की बात करें तो मांडर से कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की हैं और बीजेपी के सन्नी टोपो में टक्कर है। तमाड़ में विकास कुमार मुंडा के सामने जेडीयू के गोपाल कृष्ण पातर से सीधी टक्कर होगी। संजय, अगर बात करें मांडर से तो मांडर से कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की ने भी पूरा दमखम दिखाया है और बीजेपी के सन्नी टोप्पो भी पूरी दमखम के साथ इस बार टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं शिल्पी नेहा तिर्की को। जी हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, लेकिन ये बता दें कि पूरी तरह से कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा इस 43 विधानसभा सीटों में। कहीं कहीं त्रिकोणीय मुकाबला भी नजर आ रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी भी पूरी तरह से अपना दमखम दिखा चुके हैं। बड़ी जो पार्टियां हैं, राष्ट्रीय स्तर से पार्टियां हैं, उनका टक्कर लेने के लिए भी निर्दलीय प्रत्याशी पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और अब इंतज़ार है उन्हें 13 नवंबर का और 23 नवंबर का खासकर उन्हें इंतज़ार होगा। लेकिन 13 नवंबर को किस तरह से जितने प्रत्याशी खड़े हैं 43 विधानसभा सीटों में, उन्हें वोट देने के लिए लोग पहुंचेंगे और सुबह से ही 7 बजे से ही पहुंचेंगे और उसके बाद कहीं कहीं 5 बजे तक मतदान होगा। और पूरी तरह से अगर सुरक्षा की बात करें तो पूरी तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और तमाम विधानसभा क्षेत्रों में अब देखने वाली बात होगी कि जनता किसे अपना मतदान करती है और किसे वहां का विधायक चुनती है, क्योंकि जनता सब कुछ जानती है और जनता अपने क्षेत्र और विकास के लिए एक विधायक को चुनेंगे और उसे विधानसभा भेजेंगे और उन्हें उम्मीद है कि अपने क्षेत्र में विकास होगा और कौन विकास का काम करेगा। तमाड़ की थोड़ी सी बात करें तो यहाँ विकास कुमार मुंडा के सामने जेडीयू के गोपाल कृष्ण पातर से सीधी टक्कर होगी। और देखिए, अब देखने वाली बात होगी कि 13 नवंबर को कितना मतदान कहाँ पड़ता है और कितना मतदान किसे पड़ता है और किसे कम मतदान पड़ता है, वो तो 23 नवंबर को ही पता चल पाएगा। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।